हेलो सब्सक्राइबर, ये मेरा न्यू चैनल है। इस चैनल पे कुछ दिक्कत आ रही है, इसलिए मैंने अलग चैनल बना लिया है। वो चैनल मेरा दूसरा पार्टनर चला रहा, सो प्लीज सपोर्ट में। चैप्टर 6, कबीर की शरारत और तुम्हें मैं जान से मार दूंगी। अब वो बड़े ही बेताबी से नंदिनी के आने का इंतजार करने लगा। हालांकि एक झलक तो उसने नंदिनी को पहले ही देख लिया था, पर अब उसकी बेताबी और बढ़ गई थी क्योंकि वो अब नंदिनी का पूरी तरह से दीदार करना चाहता था। तभी वहां पर रोहन पहुंचा और कबीर की तरफ देखते हुए कुछ बोला, जिसे सुनकर कबीर का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। रोहन कबीर की तरफ देखते हुए बोला, बॉस आर यू ऑक, आप कंफर्टेबल तो है ना? आई नो यहाँ इतना अच्छा अरेंजमेंट तो नहीं हुआ है, बट फिर भी आप इतने में एडजस्ट कर लेंगे ना? आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? कबीर एक नज़र रोहन की तरफ घूर कर देखा। वो गुस्से से तमतमा उठा था। वो उसी तरह गुस्से में बोला, रोहन ये क्या तरीका है बात करने का? ये सारे अरेंजमेंट्स मेरे दादाजी ने करवाया है और तुम्हें अच्छे से पता है दादाजी की सारी अरेंजमेंट हमेशा टॉप क्लास के रहते हैं, तो दोबारा इस तरह की बात दोबारा मत करना। रोहन कबीर को गुस्से में देखकर धीमी आवाज में बोला, सॉरी बॉस। तभी नताशा स्टेज पर चढ़कर आ गई। जैसे ही कबीर नताशा को स्टेज पर आते देखा तो उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसने अपने हाथों की मुट्ठी बना लिया। वही नताशा बड़े ही अदा के साथ अपने कमर को मटकाते हुए कबीर के पास आकर वहीं बगल में बैठ गई। ये देखकर कबीर गुस्से से बोला, ये क्या बेवकूफी है नताशा? ये जगह नंदिनी की है। तुम इतना तो जानती ही होगी कि शादी के समय स्टेज पर दूल्हे के साथ दुल्हन ही उसके बगल में बैठती है, तो अब उठो यहां से। नताशा कबीर के गुस्से में होने के बाद भी वहां से नहीं उठी। वो तुरंत कबीर के हाथ को पकड़कर बोली, बेबी ये तुम क्या कह रहे हो? सही जगह तो मेरी ही है ना यहाँ बैठने का? अपनी बात बोलते हुए नताशा कबीर से और चिपक कर बैठ गई, जिससे कबीर का गुस्सा और बढ़ गया और वो एकदम से नताशा के हाथ को पकड़कर मोड़ दिया और बोला, मैंने कहा उठो, तुरंत उठो यहाँ से। कबीर इतना तेज से नताशा के हाथ को पकड़ा था कि उसके मुंह से एक दर्द भरी आह निकल गई। इस वक्त पार्टी में मौजूद सभी लोग आपस में बातें कर रहे थे। कुछ लोगों की नजरें उन पर थी। यह देखकर कबीर गुस्से से नताशा के हाथ को और भी कसकर मरोड़ते हुए बोला, तुम्हें सुनाई नहीं दिया? गेट अप राइट नाउ। जैसे ही नताशा ने कबीर की गुस्से भरी आवाज सुनी, वो जल्दी से खड़ी हो गई। कबीर नताशा के हाथ के पकड़ से अपने हाथ को झटकते हुए बोली, आई एम सॉरी सॉरी बेबी। मैं जा रही हूं, तुम गुस्सा मत हो। इतना कह नताशा तुरंत स्टेज से नीचे उतर गई। नताशा को इस वक्त कबीर पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वही रोहन जो कि अभी भी स्टेज पर ही था, उसे भी कबीर पर बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि आखिर कबीर उसकी नताशा की इंसल्ट जो कर रहा था। कबीर इस वक्त गुस्से से लाल था। उसकी सांसें तेज चल रही थी। उसका गुस्सा इस समय असहनीय था। वो गहरी गहरी सांसें लेकर खुद के गुस्से को कंट्रोल करने लगा। तभी अचानक से कबीर की नजर एक जगह जाकर ठहर गए, जहां अभी कुछ सेकंड पहले उसकी आंखों में गुस्से की लालिमा छाई हुई थी। वहीं अब उसकी आंखों में एक अलग ही चमक और होठों पर हल्के से स्माइल आ गए क्योंकि सामने से कबीर की महबूबा जो चलकर उसके पास आ रही थी। जी हां, आप लोग समझ ही गए होंगे। कबीर की नंदिनी अपने फ्रेंड्स के साथ धीमे धीमे कदमों के साथ चलते हुए स्टेज की तरफ बढ़ रही थी। वहां मौजूद सभी लोगों की नजरें नंदिनी पर ही ठहर गए क्योंकि नंदिनी इस वक्त सच में किसी हूर की परी की तरह लग रही थी। आसमान से उतरी अप्सरा की तरह उसकी खूबसूरती को देखकर वहां मौजूद लड़के बस उसे निहारने लगे। कोई उस पर से अपनी नजरें नहीं हटा पा रहे थे। कबीर को जब ये एहसास हुआ कि वहां मौजूद सभी लड़कों की नजरें उसकी होने वाली वाइफ पर ही टिकी हुई है, तो वो एकदम गुस्से से आग बाबूला हो गया। वो अपनी जलती हुई निगाहों से उन सब की तरफ घूर कर देखा, जिसे महसूस कर सारे लड़के तुरंत ही अपनी नजरों को दूसरी तरफ फेर लिए क्योंकि वो सभी कबीर के खतरनाक गुस्से को बहुत ही अच्छी तरह से जानते थे, इसलिए कोई भी उससे पंगा नहीं ले सकता था। वहीं नंदिनी अपने पलकों को नीचे झुकाए धीमे धीमे कदमों के साथ चलते हुए स्टेज की तरफ बढ़ रही थी। वो जितना अपने कदमों को आगे बढ़ा रही थी, कबीर के दिल की धड़कनें उतनी ही बढ़ती जा रही थी। वो बड़ी मुश्किल से खुद की बढ़ी हुई धड़कनों को रोके हुए था, वरना उसका तो मन कर रहा था कि वो तुरंत जाकर नंदिनी को अपने बाहों में उठा ले। वहीं नंदिनी स्टेज के बिल्कुल पास पहुंची और जैसे ही वो सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाने लगी, तभी अचानक से उसका पैर उसके लहंगे में फंस गया और वो लड़खड़ा गई। वो गिरने ही वाली थी कि तभी किसी की मजबूत बाजुओं ने उसे उसकी कमर से कसकर पकड़ लिया। नंदिनी जो कि गिरने के डर से अपनी आंखों को कसकर बंद कर ली थी,
जैसे ही उसे एहसास हुआ कि वो गिरी नहीं बल्कि किसी की मजबूत बाजुओं ने उसे सही समय पर संभाल लिया है, तो वो धीरे धीरे अपनी आंखों को खोली। जैसे ही नंदिनी अपनी आंखें खुली, उसकी नजरें वही सामने खड़े कबीर पर जाकर ठहर गए। जी हाँ, नंदिनी को बचाने वाला कोई और नहीं, कबीर था। कबीर अपनी गहरी निगाहों से नंदिनी को ही देखे जा रहा था और नंदिनी भी कबीर को खुद को इस तरह देखता हुआ पाकर बिल्कुल शॉक्ड में थी। पर उसकी भी नजरें कबीर पर ही ठहर गए थे। दोनों एक दूसरे को इतने पास से पहली बार देख रहे थे। एक पल के लिए दोनों की ही नजरें एक दूसरे पर ही ठहर गए थे। दोनों एक दूसरे से अपनी नजरें नहीं हटा पा रहे थे। वही एक साइड सामने खड़ी नताशा ये सब देख गुस्से से बौखला उठी थी। उसका खून गुस्से में उबल रहा था। वो अपने हाथों की मुट्ठी बना रखी थी, जिस कारण उसके लंबे नाखून हाथों में चुभने लगे थे और उनमें से ब्लड भी निकलने लगा था। लेकिन नताशा को इस वक्त दर्द का कोई एहसास नहीं था। नताशा अपने दांत पीसते हुए मन ही मन बोली, इस नंदिनी की इतनी हिम्मत कि ये मेरे कबीर को इस तरह से देख रही है और अभी उसकी बाहों में है। इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं नंदिनी, तुम्हें तो मैं अपने हाथों से मारूंगी। तुम्हें मैं जान से मार दूंगी। वो भी ऐसी दर्दनाक मौत दूंगी कि तुम उस दिन को पछताओगी कि आखिर क्यों तुम कबीर की लाइफ में आए। कबीर सिर्फ मेरा है और मैं उससे तुम्हारा कभी नहीं होने दूंगी। तुम्हें कबीर की लाइफ से जाना ही होगा नंदिनी। ये बोलते हुए नताशा अपनी जलती हुई निगाहों से नंदिनी को घूरे जा रही थी। नंदिनी और कबीर जो कि अभी भी एक दूसरे को बस निहर जा रहे थे। अचानक ही नंदिनी की मां उसे देखकर बोली, बेटा तुम ठीक तो हो ना? अपनी मां की आवाज सुन नंदिनी और कबीर दोनों ही अपने सेंस में वापस आए। फिर कबीर धीरे से नंदिनी को खड़ा किया। नंदिनी को इस वक्त बहुत शर्म आ रही थी क्योंकि सबकी नजरें उस पर ही ठहरे हुए थे। ये देख नंदिनी जल्दी से अपनी नजरों को नीचे झुका ली और अपनी मॉम की तरफ देखकर धीरे से अपने सिर को हिला दी, जैसे कह रही हो कि हाँ मैं ठीक हूं। कबीर तो अभी भी बस नंदिनी को ही देख रहा था। तभी वहां पर छवि आई और कबीर की तरफ देखकर बोली, भाई अब जल्दी से स्टेज पर चलो और भाभी का हाथ पकड़कर ले जाओ। कबीर अपनी बहन की बात सुन मुस्कुराया और अपने एक हाथ को नंदिनी की तरफ बढ़ा दिया। नंदिनी जो कि अपनी नजरों को नीचे झुकाए खड़ी थी, वो अपनी आंखों के सामने कबीर के हाथ को देखी तो एक पल के लिए वो चौंक गई। नंदिनी धीरे से अपनी पलकों को ऊपर उठाए और कबीर की तरफ देखी। कबीर बड़े ही प्यार भरी नजरों से नंदिनी को ही देख रहा था। वह अपने आंखों से नंदिनी को हाथ पकड़ने के लिए इशारा किया। वो अपने हाथ को धीरे से उठाए और कबीर के हाथों पर रख दी। जैसे ही दोनों के हाथ एक दूसरे से मिले, दोनों के ही शरीर में एक तेज कट सा लगा। फिर कबीर ने तुरंत मजबूती से नंदिनी के हाथों को ऐसे पकड़ा जैसे उसे डर हो कि अगर उसने अपनी पकड़ थोड़ी सी ढिला किया तो वो उससे बहुत दूर चली जाएगी। नंदिनी कबीर की तरफ एक नजर देखी, फिर उसे अपने साथ लेकर सीढ़ियों से होते हुए स्टेज की तरफ बढ़ गया। अभी नंदिनी अपने कदम आगे बढ़ाती ही थी कि एक बार फिर से वो लड़खड़ाती और वो गिरने वाली थी कि कबीर ने उसे मजबूती से पकड़ लिया। वो उसकी तरफ बढ़ा और एकदम से नंदिनी को अपने गोद में उठा लिया। ये होते ही वहां मौजूद सभी लोगों की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और सबसे ज्यादा तो नंदिनी हैरान थी। नंदिनी के मुंह से अचानक निकला, ये आप क्या कर रहे हैं? कबीर नंदिनी के चेहरे की तरफ झुका और वो बोला, क्यों पसंद नहीं आया वाइफी? CH7 उफ, मेरी वाइफ तो आज मुझे पागल कर देगी। अभी नंदिनी अपने कदम आगे बढ़ाती ही थी कि एक बार फिर से वो लड़खड़ाती और वो गिरने वाली थी कि कबीर ने उसे मजबूती से पकड़ लिया। वो उसकी तरफ बढ़ा और एकदम से नंदिनी को अपने गोद में उठा लिया। ये होते ही वहां मौजूद सभी लोगों की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और सबसे ज्यादा तो नंदिनी हैरान थी। नंदिनी के मुंह से अचानक निकला, ये आप क्या कर रहे हैं? कबीर नंदिनी के चेहरे की तरफ झुका और वो बोला, क्यों पसंद नहीं आया वाइफी? कबीर को अपने इतने करीब झुका हुआ पाकर नंदिनी एकदम से घबरा गई। उसका चेहरा हल्के हल्के रेड हो गए थे, जिसे देख कबीर और भी नंदिनी की तरफ झुकने लगा, जिससे नंदिनी सकपका गई और अपनी नजरें इधर उधर घुमाने लगी। ये देख कबीर के होठों के किनारे मुड़ गए। वही वहां मौजूद सभी लोग हैरानी से आंखें बड़ी किए कबीर और नंदिनी को ही देख रहे थे और सबसे ज्यादा तो नताशा और मेनका जी थी। उन दोनों को तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कबीर ऐसा कुछ कर भी सकता है। तभी कबीर नंदिनी को गोद में लिए स्टेज पर पहुंच गया और नंदिनी को धीरे से नीचे उतारा। सभी लोग ये देख मुस्कुरा उठे। सभी एक दूसरे से बातें करने लगे, हाय कितनी प्यारी जोड़ी है। कबीर राणावत सच में अपनी होने वाली वाइफ से बहुत प्यार करते हैं।
वही नताशा से तो ये सब बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। वो गुस्से में नंदिनी को घूरे जा रही थी। वो गुस्से से पूरी लाल थी। उसका मन कर रहा था कि वो अभी जाकर नंदिनी का खून कर दे, पर नताशा अभी चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। वो गुस्से से अपने दांत पीसते हुए बोली, नंदिनी, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। तभी किसी ने आकर नताशा के हाथ को पकड़ लिया। जब नताशा साइड में देखी तो वहां पर मेनका जी खड़ी थी। मेनका जी नताशा के हाथ को पकड़कर बोली, डोंट वरी नताशा, कबीर तुम्हारा ही है। तुम्हें उसे हमेशा अपने पास ही रखना होगा। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम इस नंदिनी के पास कबीर को कभी जाने मत देना। नताशा ये सुनकर बोली, डोंट वरी आंटी, कबीर को मुझसे कोई भी दूर नहीं कर सकता क्योंकि कबीर मेरे प्यार में पूरी तरह से पागल है। ये बोलते हुए नताशा बहुत ही कॉन्फिडेंट थी। वही नंदिनी के माँ पापा तो अपनी बेटी के लिए बहुत खुश थे। वो कबीर को इस तरह से नंदिनी की केयर करते देख बहुत खुश थे। वही नंदिनी अपनी नजरें नीचे किए खड़ी थी और उसके सामने कबीर बस टकटकी लगाए नंदिनी को ही देख रहा था। कबीर नंदिनी को देखते हुए अपने मन में बोला, उफ, मेरी वाइफ तो आज मुझे पागल कर देगी। इसे ऐसे देखकर मेरा जी कर रहा है कि मैं अभी इसे अपनी बाहों में भरकर बहुत सारा प्यार करूं। कबीर के दिल की धड़कनें बढ़ने लगे थे। वो धीरे से अपने लेफ्ट साइड सीने पर हाथ रख बोला, कंट्रोल कंट्रोल कबीर, ये तेरी ही वाइफ है। तू इस तरह से इतना हवसी होकर देखेगा तो वो डर जाएगी। तभी वहां पर नंदिनी के मॉम डैड आए और उसके कुछ फ्रेंड्स आ गए। नंदिनी के फ्रेंड्स ने अपने हाथों में थाली लिए हुए थी। एक फ्रेंड के हाथ में आरती का थाल तो दूसरे के फ्रेंड के हाथ में जयमाला की थाली थी। नंदिनी की मॉम नंदिनी की तरफ देखकर बोली, बेटा चलो पहले हमारे जमाई सा की आरती करो। नंदिनी अपने माँ की बात सुनकर आरती की थाली ली और कबीर की आरती करने लगी और हल्का सा अपने उंगली में रोली लेकर धीरे से कबीर के माथे पर टीका लगाए। जैसे ही कबीर ने नंदिनी की उंगली को अपने माथे पर महसूस किया, उसकी आंखें एक पल के लिए बंद हो गए, जैसे मानो वो इस पल को खुलकर जी लेना चाह रहा हो। तभी नंदिनी ने जयमाला की थाली से माला ले ली और फिर कबीर की तरफ भी थाली बढ़ा दिया गया तो कबीर ने भी हाथ में माला ले लिया। वहां मौजूद सभी लोगों की नजरें उन दोनों पर ही थे। नंदिनी की मां अपनी बेटी को माला पहनाने के लिए बोली तो नंदिनी धीरे से आगे बढ़कर कबीर के गले में माला डालने वाली थी, पर तभी एक आवाज आई, अरे इतनी भी क्या जल्दी है, ऐसे कैसे आप इतनी आसानी से मेरे भाई को माला पहना सकती हैं? इस आवाज को सुनकर सबकी नजरें सामने गई तो विपुल मुस्कुराते हुए आगे बढ़ रहा था। कबीर विपुल को देखकर उसे घूरने लगा। वही विपुल सीढ़ियों से होते हुए स्टेज पर आया और कबीर के पीछे खड़े होकर बोला, भाई आप ऐसे कैसे इतनी आसानी से माला डलवाओगे? कुछ तो परेशान होने दो अपनी वाइफ को। क्यों भाभी जी, आखिर मैं आपका इकलौता देवर हूँ। आपको परेशान करने का तो हक बनता है ना मेरा। नंदिनी कुछ नहीं बोली, वो अपनी नजरें नीचे झुकाए खड़ी थी। वही कबीर विपुल की बातें सुनकर गुस्से से लाल हो उठा था। उसकी पकड़ माला पर कस गए थे और हाथों की नसें उभर आई थी। वो विपुल की बातों में छिपे इंटेंशन को बहुत ही अच्छी तरह से समझ गया था। उसका तो मन कर रहा था कि वो अभी घूमकर विपुल के मुंह पर एक जोरदार पंच मारे, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। तभी नंदिनी एक बार फिर से आगे बढ़कर कबीर को माला पहनाने वाली थी कि तभी विपुल एकदम से कबीर को पीछे खींच लिया और मुस्कुराते हुए बोला, नो नो भाभी जी, इतनी आसानी से नहीं मिलेंगे मेरे भैया। कुछ तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। कहिए तो मैं आपकी हेल्प कर दूं। नंदिनी एक पल के लिए चौंक गई। वो अपनी आंखें बड़ी किए विपुल की तरफ देखी तो विपुल नंदिनी को खुद की तरफ देखता हुआ पाकर एक गंदी सी स्माइल पास किया। वो नंदिनी को ऊपर से लेकर नीचे तक अपने गंदी नजरों से घूर रहा था और अपने होठों पर जी फिराते हुए मन में बोला, कमाल की खूबसूरत हो तुम भाभी जी, और ये खूबसूरती तो सिर्फ मेरे लिए है। आपको तो मैं एक दिन अपने बिस्तर पर लाकर रहूंगा और जी भरकर आपके जिस्म के साथ खेलूंगा। अपने मन में ये सब बोलते हुए नंदिनी की तरफ देख गंदी हरकतें भी कर रहा था। वहीं नंदिनी विपुल को इस तरह से रिएक्ट करते देखी तो अपनी नजरें दूसरी तरफ फेर ली। उसे कहीं ना कहीं विपुल के गंदे इंटेंशन का आभास हो गया था। कबीर भले ही विपुल को देख नहीं रहा था, लेकिन उसकी हरकतों को अच्छी तरह से समझ चुका था। वो एकदम से आगे बढ़ गया और नंदिनी के पास जाकर खुद उसे माला पहना दिया। ये होते ही वहां मौजूद सभी लोग तालियां बजाने लगे और नंदिनी तो बिल्कुल शॉक्ड हो गई, क्योंकि पहले माला तो नंदिनी को पहनाना था, पर यहाँ तो कबीर ने ही उसे पहले नंदिनी को माला पहना दिया था, जैसे मानो उसे बहुत जल्दी हो नंदिनी से शादी करने की।
नंदिनी हैरानी से अपनी बड़ी बड़ी आंखों को और बड़ी करके कबीर की तरफ देख रही थी कि तभी कबीर तुरंत नंदिनी का हाथ पकड़ा और उसके हाथ से खुद के गले में माला डलवा लिया। एक बार फिर मुस्कुराते हुए सभी लोग तेज तेज तालियां बजाने लगे। पर वही कुछ लोग थे जो अपनी जलती हुई निगाहों से उन दोनों को घूर रहे थे। वो कोई और नहीं, नताशा, मेनका, रोहन और विपुल था। वहीं नंदिनी की मॉम डैड तो एक बार फिर से खुश हो गए। नंदिनी की मां की आंखों में तो खुशी के आंसू आ गए और नंदिनी की सारी फ्रेंड्स नंदिनी को चिढ़ाते हुए उसके कान में बोली, ओहो नंदिनी मैडम, देख तेरा जादू तो चल गया जीजू पर। वो तो तुझ पर फुल ऑन लट्टू हो गए हैं। वह तो इतने उतावले हो गए हैं कि उनका बस चले तो वो अभी यहीं पर तेरे साथ शादी के साथ साथ सुहागरात भी मान ले। तभी एक दूसरी फ्रेंड बोली, यार कुछ भी कहो, जितनी खूबसूरत तू है नंदिनी उतने ही हैंडसम हमारे जीजू हैं। कसम से तेरी तो लाइफ सेट है और जैसे जीजू तुझे देख घायल हुए हैं, आई एम श्योर बहुत जल्द तू हमें मासी भी बना देगी। ये कहते हुए नंदिनी की फ्रेंड्स आपस में हंसने लगी। वही नंदिनी अपनी फ्रेंड्स की बातें सुन उन्हें घूर कर देखी तो वो सब चुप हो गई। पर अचानक से वो सब फिर से हंस पड़ी। उन सबको ऐसा करता देख नंदिनी नामे अपने सिर को हिला दी, जैसे मानो कह रही हो इन सब का कुछ नहीं हो सकता। कबीर जो कि पास में ही खड़ा था, वो नंदिनी के फ्रेंड्स की कही बातें सुनकर हल्का मुस्कुरा दिया। फिर अपने मन में बोला, बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने साली साहिबा। मन में तो मेरे भी कुछ ऐसे विचार है, पर अफसोस मेरे ऐसा करने से कहीं मेरी वाइफ डर ना जाए और मैं उसे डरना नहीं चाहता। मैं तो सब कुछ बहुत प्यार और पैशन के साथ करूंगा। ये सब मन में बोलते हुए कबीर मन ही मन खुश हो रहा था। वो उसी तरह एक बार नंदिनी की तरफ देखा तो उसी समय नंदिनी भी उसके तरफ ही देख रही थी। ये देखकर कबीर तुरंत अपनी एक आई ब्लिंक कर दिया, जिससे नंदिनी तो बिल्कुल चौंक गई। वो कबीर की आज की हरकतों को देख बिल्कुल हैरान थी, क्योंकि एंगेजमेंट वाले दिन तो कबीर नंदिनी को देख मुस्कुराना तो दूर, वो उसकी तरफ एक नजर देखा तक नहीं था। पर आज कबीर बिल्कुल हैरान थी। वो तुरंत अपनी नजरें नीचे कर ली और अपने मन में बोली, क्या है आप, कैसे समझूं आपको? CH8 बहुत परेशान कर रही हो तुम मुझे वाइफी। कबीर तुरंत अपनी एक आई ब्लिंक कर दिया, जिससे नंदिनी तो बिल्कुल चौंक गई। वो कबीर की आज की हरकतों को देख बिल्कुल हैरान थी, क्योंकि एंगेजमेंट वाले दिन तो कबीर नंदिनी को देख मुस्कुराना तो दूर, वो उसकी तरफ एक नजर देखा तक नहीं था। पर आज कबीर बिल्कुल हैरान थी। वो तुरंत अपनी नजरें नीचे कर ली और अपने मन में बोली, क्या है आप, कैसे समझूं आपको? नंदिनी अपने मन में ये सब कुछ बोल रही थी। अभी वो बहुत ही ज्यादा उलझन में थी और वो बहुत ही कंफ्यूज भी थी। उसे कबीर समझ नहीं आ रहा था। वही कबीर जो कि उसके बगल में ही खड़ा था। ऐसा लगा जैसे कबीर ने उसके मन की बातें सुन लिया। वो नंदिनी की तरफ अपना चेहरा किया और धीरे से नीचे झुककर बोला, मुझे समझने की जरूरत नहीं है वाइफी, बस मेरे साथ हमेशा रहना, क्योंकि मैं वो चीज नहीं जिसे समझा जाए। इतना कहते हुए कबीर तुरंत ही नंदिनी से दूर हो गया। वहीं नंदिनी कबीर की बातें सुन बिल्कुल शॉक्ड हो गई। वो हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी और अपने मन में बोली, इन्हें मेरी बातें कैसे पता चली? इन्हें कैसे पता चला कि मैं अभी मन में क्या बोल रही हूँ? हे भगवान, ये तो मन की बातें भी सुन लेते हैं और एक नम चालू है। अब तो मुझे बचकर रहना होगा। तब तक कबीर एक बार फिर से नंदिनी की तरफ मुड़ा और अपनी एक आई ब्लिंक करते हुए बोला, हाँ जरूर बच के रहना, बहुत चालू हूं मैं। नंदिनी एक बार फिर से शॉक हो गई, पर अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर कर मुंह फुलाते हुए मन में बोली, ओह गॉड, अब तो मुझे मन में भी कुछ नहीं बोलना। ये कहते हुए मुंह बनाकर चुपचाप खड़ी हो गई। कबीर हल्का हल्का मुस्कुरा रहा था। कुछ देर में नंदिनी की मॉम उसे स्टेज से लेकर नीचे उतरी और फिर सभी लोग स्टेज पर से नीचे उतर गए। थोड़ी देर में सभी मंडप के पास खड़े थे। एक साइड में रखे चेयर पर दादाजी बैठकर सब कुछ देख रहे थे और वो अभी बहुत ही ज्यादा खुश लग रहे थे। तभी वहां पर नंदिनी के डैड आए और वो अपने हाथ जोड़कर बोले, अंकल जी कोई परेशानी हो तो मुझे बताइएगा, अगर कोई कमी रह गई हो तो मैं उसे पूरा करने की कोशिश करूंगा। दादाजी तुरंत बोले, नहीं बेटा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मुझे ये सब पसंद आया है, तुमने कोई कमी नहीं छोड़ी है बेटा। दादाजी की बात सुनकर नंदिनी के डैड बोले, ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप अंकल जी? ये सब कुछ तो आपके कारण ही हुआ है। आप अगर फाइनेंशियली मेरा हेल्प नहीं किए होते तो मैं ये सब नहीं कर पाता। आप ही तो इतने अच्छे डेकोरेटर को हायर किए थे। दादाजी हल्का मुस्कुराए और बोले, क्यों, क्या नंदनी सिर्फ तुम्हारी बेटी है, मेरी नहीं? वो मेरी होने वाली बहू है और उससे बढ़कर बेटी, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं अपनी बेटी की शादी अच्छे से करवाऊं।
नंदिनी ये कह बस मुस्कुरा दी। वही मंडप में कबीर बैठा हुआ था और पंडित जी जो भी रस्में उससे करने के लिए बोल रहे थे, उन सभी रस्मों को वो बहुत ही अच्छे से कर रहा था। नताशा जो कि स्टेज पर ही कबीर और नंदिनी को बहुत करीब देखकर गुस्से से जल भुन गई थी, वो जैसे ही कबीर को मंडप में बैठे देखी तो वो जल्दी से उसके पास पहुंच गई और जस्ट कबीर के बगल में जाकर बैठ गई। ये होते ही सभी हैरान हो गए। नताशा को ऐसा करते देख सभी को बहुत अजीब लगा क्योंकि वो जगह नंदिनी की थी। वही कबीर जो कि पंडित जी के बताए रस्मों को कर रहा था, अचानक ही अपने बगल में देखा तो उसकी भी आंखों में गुस्सा उतर आया। वो गुस्से में नताशा को घूरते हुए बोला, नताशा तुम्हें एक ही बात कितनी बार बतानी पड़ेगी कि तुम्हारी यह जगह नहीं है। नताशा कबीर की बात सुनी तो अपनी आंखों में आंसू लिए मासूम सा चेहरा बनाकर बोली, कबीर क्या अब मैं तुम्हारे लिए इतनी बुरी हो गई कि तुम मुझे अपने बगल में बैठने भी नहीं दोगे। कबीर गुस्से से गहरी सांस लिया और बोला, नताशा आर यू मैड, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है कि तुम कर क्या रही हो और अभी तुम कहाँ बैठी हो? सबकी नजरें हम पर ही है और मैं यहाँ कोई तमाशा नहीं चाहता, तो चुपचाप से यहाँ से उठो और जाकर वहाँ चुपचाप सबके पास खड़ी हो जाओ। कबीर ये बोला तो नताशा को भी ख्याल आया कि जल्दबाजी में वो अभी कहाँ आकर बैठ गई है, पर दिल ही दिल में तो वो यहाँ से उठना नहीं चाहती थी क्योंकि उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि नंदिनी कबीर के साथ बैठे। ये जगह उसकी थी, उसने इस जगह के लिए सपने देखे थे, इतनी सारी प्लाटिंग किए थे और आज उसकी जगह नंदिनी वहां बैठने वाली है। ये बात नताशा को बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। नताशा अभी भी वहीं बैठी हुई थी। तभी दादाजी यशवंत रानावत रे सब कुछ देख गुस्से से आग बबूला हो उठे। जैसे ही मेनका जी की नजर दादाजी पर गई वो घबरा गई और वो जल्दी से आगे बढ़कर नताशा के पास गई और बोली, नताशा बेटा आप गलती से वहां बैठ गई हो, चलो उठो, तुमको वहां पीछे बैठना था, चलो तुम यहीं पीछे बैठ जाओ। फिर सबकी तरफ देख झूठी मुस्कुराहट के साथ बोली, अरे वो ना, उस बच्ची पेट में दर्द हो रहा था, उसे कहीं जगह नहीं देखा तो वो वहीं जाकर बैठ गई। मेनका जी की बातों में कोई भी लॉजिक नहीं था। ये बात सभी समझ रहे थे लेकिन किसी ने कुछ कहा नहीं। वही मेनका जी नताशा को उठाए और वहां से लेकर जाने लगी कि तभी कबीर की आवाज आए, नताशा तुम यहीं पीछे खड़ी हो जाओ। कबीर की बात सुनकर नताशा खुश हो गई। वो तुरंत कबीर के पीछे जाकर खड़ी हो गई और कबीर से बोली, ठीक है बेबी। कबीर उसे अपने आंखें छोटी कर घूर के देखा तो नताशा बस मुस्कुरा दी। उसी समय नंदिनी को उसकी फ्रेंड्स अपने साथ मंडप में लेकर आए और धीरे से नंदिनी को कबीर के बगल में बिठा दिया गया। जैसे ही नंदिनी कबीर के बगल में आकर बैठी, एक पल के लिए कबीर की सांसें थम सी गई और उसकी दिल की धड़कनें तेजी से धड़कने लगे। नंदिनी अपनी नजरें नीचे झुकाई हुई थी, पर कबीर की नजरें बार बार नंदिनी पर ही जा रहे थे। वो अपने मन में बोला, उफ वाइफी तुम तो सच में मुझे अपना दीवाना बना रही हो। मैं तुम्हें जब जब देख रहा हूं तब तब मेरे दिल की धड़कन बढ़ जा रहे हैं और मेरी मोहब्बत तुम्हारे लिए बढ़ते ही जा रहे हैं। बहुत परेशान कर रही हो तुम मुझे वाइफी, इन सबका मैं गिन गिन कर बदला लूंगा। ये कहते हुए कबीर के होठों के किनारे मुड़ गए। कुछ देर में पंडित जी एक एक रस्में कराने लगे और कबीर नंदिनी दोनों मिलकर पंडित जी के बताए रस्मों को कर रहे थे। तभी पंडित जी दुल्हन के ऊपर चुनरी ओढ़ाकर कबीर और नंदिनी दोनों के गठबंधन करने के लिए बोले। सभी लोग छवि को ढूंढने लगे, पर वहां छवि कहीं नहीं दिख रही थी तो कबीर नताशा की तरफ देखकर बोला, नताशा तुम हमारा गठबंधन कर दो। नताशा ये सुनी तो चौंक गई और वो उसी तरह कबीर से बोली, क्या कह रहे हो तुम कबीर? कबीर बिना किसी भाव के बोला, हाँ नताशा तुम ही हमारा गठबंधन करो। नंदिनी की मां नताशा को आगे आकर गठबंधन के लिए बोली। नताशा गुस्से से उबल उठी। वो ना चाहते हुए भी आगे बढ़ी, फिर कबीर और नंदिनी का गठबंधन की और पैर पटक कर चली गई। कबीर ये देख तिरछा मुस्कुरा दिया। फिर पंडित जी कबीर और नंदिनी की तरफ देखते हुए बोले, अब आप दोनों खड़े होकर अग्नि के चारों तरफ 7 फेरे ले लीजिए। पंडित जी की बात सुनकर कबीर तुरंत खड़ा हुआ। नंदिनी भी खड़ी होने लगी कि तब तक कबीर अपना एक हाथ उसके तरफ बढ़ा दिया। नंदिनी जैसे ही कबीर के हाथ को अपनी तरफ बढ़ा हुआ देखी तो कबीर अपने आंखों से ही उसके हाथों को पकड़ने का इशारा किया। नंदिनी धीरे से अपने एक हाथ को कबीर के हाथ पर रख दी और कबीर उसे पकड़कर खड़ा किया। फिर दोनों साथ में फेरे लेने के लिए जैसे आगे बढ़े कि तभी उन दोनों का गठबंधन खुलने लगा। ये देख सब शॉक्ड हो गए। वही एक कोने में खड़ी नताशा के होठों पर कुटिल मुस्कान आ गए। वो उसी मुस्कान के साथ मन में बोली, देखो कबीर तुमने मुझसे गठबंधन करवाया है ना, तो अब भुगतो।
तुम्हें क्या लगा मैं गठबंधन अच्छे से करोगी? कभी नहीं, बल्कि मैं तो तुम दोनों के बीच के सारे बंधन को ही तोड़ दूंगी। मैं कभी भी तुम दोनों को एक नहीं होने दूंगी, बिकॉज यू आर ओनली माइन, तुम सिर्फ मेरे हो। वही सब लोग गठबंधन को खुलते देख आपस में बोलने लगे, ओह नो, ये तो बहुत बड़ा अपशगुन है। अभी वो गठबंधन पूरा खुलता उससे पहले ही कुछ ऐसा हुआ जिसे देख सबकी आंखें बड़ी हो गई। CH9 शादी संपन्न हुई। वही सब लोग गठबंधन को खुलते देख आपस में बोलने लगे, ओह नो, ये तो बहुत बड़ा अपशगुन है। अभी वो गठबंधन पूरा खुलता उससे पहले ही कुछ ऐसा हुआ जिसे देख सबकी आंखें बड़ी हो गई। उसी समय किसी ने एकदम से गठबंधन को पकड़ लिया। सभी देखे तो सामने छवि खड़ी थी। कबीर अपनी बहन को देखा तो मुस्कुरा दिया। छवि भी बड़ी सी स्माइल लिए अपने भाई को देखी और कसकर उस गठबंधन को बांध दी। छवि अपने भाई की तरफ देखकर बोली, भाई, अब मैंने इतना टाइट गांठ लगाया है कि ये चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले, ये अब नहीं खुलने वाला। ये कहते हुए छवि तिरछी निगाहों से घूरकर नताशा को देखी। जैसे ही नताशा ने ये फील किया तो गुस्से के कारण उसके तन बदन में आग लग गई। उसका मन कर रहा था कि वो अभी छवि के उन हाथों को काट दे जिन हाथों से उसने गठबंधन लगाया है। नताशा गुस्से में अपने हाथों की मुट्ठी बनाकर मन में बोली, बहुत बड़ी गलती कर दी हो छवि तुमने मेरे प्लानिंग को फेल करके। अब उस नंदिनी के साथ तुम भी मेरी टारगेट लिस्ट में आ गई हो। अब पहले मैं तुम्हें अपने रास्ते से हटाऊंगी, फिर उस नंदिनी का काम तमाम करूंगी। ये कह नताशा गुस्से में अपने पैर पटकते हुए वहां से चली गई। वहीं नताशा को जाते देख छवि धीरे से बड़बड़ाए, अच्छा हुआ जो ये चुड़ैल यहां से चली गई, वैसे भी इसकी परछाई जिस पर पड़ेगी वो तो बर्बाद ही हो जाएगा। ये कहते हुए छवि मुंह बना ली। फिर अपने भाई भाभी के फेरे देखने लग गई। वही कोई और भी था जो नताशा की बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वो कोई और नहीं, रोहन था। रोहन को छवि पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से में छवि को घूरते हुए अपने दांत पीसते हुए बोला, छवि, बहुत जल्द मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूंगा। प्यार करती हो ना मुझसे, तुम्हारे इस खूबसूरत जिस्म को भरी बाजार में नीलाम करूंगा, तब मेरा बदला पूरा होगा। ये कहते हुए रोहन एक नज़र चारों तरफ देखा। फिर जब रोहन देखा कि किसी की भी नज़र उस पर नहीं है तो वो जिस तरफ नताशा गई थी उस तरफ चला गया। वही कबीर और नंदिनी फेरे लेना शुरू कर दिए। फेरे लेते समय सबसे पहले कबीर आगे था और नंदिनी पीछे। पंडित जी अपने मंत्र उच्चारण कर रहे थे और कबीर नंदिनी दोनों ही अग्नि के चारों तरफ फेरे ले रहे थे। पहले 4 फेरे के बाद पंडित जी के कहने पर नंदिनी आगे आए और कबीर पीछे। नंदिनी जैसे ही आगे 2 कदम चलने वाली थी कि तभी नंदिनी के पैरों में कुछ चुभ गया और वह लड़खड़ा गई। अभी वो गिरती उससे पहले ही कबीर उसे अपने मजबूत हाथों से थाम दिया। नंदिनी कबीर की तरफ देखी और धीरे से अपने कदमों को आगे बढ़ाने लगी, पर जैसे ही कबीर की नजर नीचे गए वो शॉक्ड हो गया क्योंकि नंदिनी के पैरों में से हल्का हल्का ब्लड निकल रहा था। ये देख कबीर घबरा गया। वहीं पीछे खड़ी मेनका जी ये सब देख मुस्कुरा रही थी। असल में मेनका जी का ही प्लानिंग था। उन्होंने जब देखा कि नताशा का प्लान कामयाब नहीं हुआ तो वो जानबूझकर जैसे ही नंदिनी आगे बढ़ने वाली है तभी वो वही साइड में गिरे कांच को उसके पैरों की तरफ फेंक दी, जिससे वो कांच नंदिनी के पैरों में चुभ जाए। वही कबीर नंदिनी के पैरों से ब्लड निकलते देख जल्दी से आगे बढ़ा और एकदम से वो नंदिनी को अपने गोद में उठा लिया। ये देख मेनका जी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। गुस्से के कारण उनका चेहरा लाल हो गया था। वही कबीर नंदिनी को अपने गोद में लिए बाकी के 3 फेरे लेने लगा और फेरे लेते हुए कबीर मन में खुद से बोला, बीवी, इस जन्म और अगले 7 जन्मों तक तुम ही मेरी वाइफ रहोगी। तुम्हारी खुशी मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा और अगर कोई भी परेशानी तुम तक पहुंचने वाली होगी तो उसे सबसे पहले मुझसे होकर गुजरना होगा। मैं हमारे बीच किसी को नहीं आने दूंगा और अगर कोई आया भी तो मैं उस इंसान का नामो निशान मिटा दूंगा। ये सब बोलते कबीर के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, पर उसकी नजरें नंदिनी पर ही ठहरे हुए थे। नंदिनी तो इन सब से बिल्कुल शॉक थी, पर वो कुछ बोली नहीं। इसी तरह नंदिनी को अपने गोद में लिए कबीर ने फेरे पूरे किए। फेरे पूरे होने के बाद उन दोनों को बैठने के लिए पंडित जी बोले। वो दोनों इस बार अपनी जगह को एक्सचेंज करके बैठ गए। उसके बाद पंडित जी अपने हाथ में एक थाल लिए कबीर की तरफ बढ़ा दिए। वो बोले, बेटा, इस थाल में से सिंदूर निकालकर इस बच्ची के मांग में भर दो। कबीर पंडित जी के बताए अनुसार थाल में से सिंदूर लिया और उससे नंदिनी के मांग में भर दिया।
कबीर के ऐसा करते ही नंदिनी की आंखें अपने आप ही बंद हो गई और उसके बंद आंखों से 2 बूंद आंसू उसके गालों को लुढ़क आए। कुछ सिंदूर नंदिनी के नाक पर भी गिर गए थे, जिसे देखकर नंदिनी की मॉम डैड को एक अलग ही खुशी महसूस हुई। कबीर जब देखा कि नंदिनी के नाक पर सिंदूर गिरे गए हैं तो वो तुरंत साफ के लिए अपने एक हाथ आगे बढ़ाया। पर तभी पंडित जी भी ये देख मुस्कुराते हुए बोले, बेटा ये तो बहुत संकेत है। पंडित जी बात पर कबीर कंफ्यूज भरी नजरों से उनकी तरफ देखते हुए पूछा, कैसा शुभ संकेत पंडित जी? पंडित जी उसी तरह मुस्कुराते हुए बोले, बेटा कहा जाता है कि जब पति पत्नी की मांग में सिंदूर भरता है और उस वक्त अगर सिंदूर लड़की के नाक पर गिरे तो इसका मतलब होता है कि उसका पति उससे बहुत प्यार करता है। कबीर जब पंडित जी की बात सुना तो अपने मन में बोला, यू आर राइट पंडित जी, मैं अपनी बीवी से बेपनाह मोहब्बत करता हूँ और मैं लकी हूँ कि भगवान ने मुझे दोबारा जन्म देकर एक मौका दिया है कि जो प्यार मैं अपनी बीवी को पिछले जन्म में नहीं दे पाया हूँ, वो प्यार मैं इस जन्म दूँ। पर मैं अपनी बीवी को इस जन्म और पिछले जन्म दोनों का मिलाकर प्यार दूंगा। वही पंडित जी की बातें सुन नंदिनी की आंखें नम हो गई। वो अपने मन में बोली, काश पंडित जी आपकी कही बातें सच होती, काश कि ये मुझसे सच में प्यार करते होते, पर इन्हें तो मुझसे प्यार ही नहीं है, इनकी मोहब्बत तो कोई और ही है। ये सब बोलते हुए नंदिनी बहुत भावुक हो गया और उसके आंखों से आंसू गिरने लगे। अभी नंदिनी अपने सोच में ही गुम थी कि उसी समय पंडित जी की आवाज सुन वो अपने सेंस में वापस आई। पंडित जी कबीर की तरफ देखकर बोले, बेटा अब इस मंगलसूत्र को बच्ची के गले में पहना दो। पंडित जी के कहने पर कबीर ने वैसा ही किया। वो मंगलसूत्र उठाया और नंदिनी के गले में बड़े ही प्यार से पहना दिया। जैसे ये हुआ सभी लोग उन दोनों पर फूल बरसाने लगे। पंडित जी कबीर और नंदिनी की तरफ देखते हो बोले, शादी संपन्न हुई। अब आप दोनों अपने बड़ों का आशीर्वाद ले लीजिए। पंडित जी बात सुन कबीर को एक अलग ही खुशी मिल रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई अनमोल खजाना मिल गया हो। वो अपने मन में बोला, नाउ यू आर माइन वाइफी, इस बार मैं किसी के होंठ तो क्या किसी नजर भी तुम पर पड़ने नहीं दूंगा। फिर वो दोनों सभी बड़ों का पैर छूकर आशीर्वाद लेने लगे। वही दादाजी ये सब देखकर बहुत खुश हो रहे थे। उन्हें आज एक अलग ही खुशी महसूस हो रही थी। वो अपने लाडले पोते कबीर की शादी अपने मनपसंद लड़की से होने के बाद मन ही मन बोले, बस कबीर बेटा, जिस तरह से तुमने इस बच्ची से शादी किया है, बस उसी तरह इस बच्ची का साथ पूरी तरह से निभाना और मुझे पूरा यकीन है कि ये बच्ची तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां देगी। इसके साथ ये तुम्हारे दुश्मनों से भी तुम्हें बचा कर रखेगी। सबसे ज्यादा खुशी दादाजी को इस बात की थी कि अब कबीर का पीछा उस बदतमीज लालची लड़की नताशा से छूट गया है। पर उन्हें क्या पता था कि नताशा अभी इतनी जल्दी कबीर को नहीं छोड़ने वाली थी। वो तो उसे पाने के लिए पूरी तरह से पागल थी। लेकिन इस बार कबीर भी पहले से रेडी था, क्योंकि वो भी नताशा के साजिशों के बारे में सब कुछ जान गया था। अब देखना यह है कि कबीर कैसे नताशा को सबक सिखाएगा। अभी सब लोग इस शादी से बहुत खुश थे। कबीर के डैड और उसकी बहन छवि भी बहुत खुश थी। नंदिनी के घर के लोग भी बहुत खुश थे। वही सामने खड़ी मेनका जी गुस्से से अपने हाथ मल रही थी। जब नंदिनी उनके पैर छूने के लिए झुकी तो मेनका जी पहले तो सड़ा सा मुंह बनाए, फिर वो जब कबीर को अपनी तरफ देखते हुए पाई तो अपने होठों पर फेंक स्माइल लिए नंदिनी के सिर अपने एक हाथ को रखकर बोली, सदा सुहागन रहो बेटा और तुम्हें कोई भी खुशी ना मिले। लास्ट की लाइन मेनका जी अपने मन में बोली थी, क्योंकि सामने बोलने की तो उनकी हिम्मत नहीं थी। वही विपुल जो कि मेनका जी के बगल में ही खड़ा था, उसकी नजर तो बस नंदिनी के खूबसूरत फिगर पर ही था। वो एकटक ऊपर से लेकर नीचे तक नंदिनी को ही देख रहा था। तभी उसके नजर नंदिनी की खुली गोरी पतली कमर पर चले गए। वो देख विपुल की आंखों में हवस की भावना और जाग उठे। तभी एकदम से एक हाथ नंदिनी के कमर पर आए, जिसे महसूस कर नंदिनी सिहर उठी। वही विपुल जब उस शख्स की तरफ देखा तो डर से कांप गया। चैतन, तुम मुझे सिड्यूस कर रही हो। उसकी नजर तो बस नंदिनी के खूबसूरत फिगर पर ही था। वो एकटक ऊपर से लेकर नीचे तक नंदिनी को ही देख रहा था। तभी उसके नजर नंदिनी की खुली गोरी पतली कमर पर चले गए। वो देख विपुल की आंखों में हवस की भावना और जाग उठे। तभी एकदम से एक हाथ नंदिनी के कमर पर आए, जिसे महसूस कर नंदिनी सिहर उठी। वही विपुल जब उस शख्स की तरफ देखा तो डर से कांप गया। सामने कोई और नहीं कबीर खड़ा था, जो कि अपनी जलती हुई निगाहों से विपुल को घूर रहा था। विपुल अपने भाई को इस तरह से गुस्से में देख डर से कांप उठा। अब उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो नंदिनी की तरफ देख भी सके।
नंदिनी की तरफ देखना तो दूर, वो अब उसके आसपास भी नहीं भटक सकता था, इसलिए वो जल्दी से वहां से भाग गया। विपुल को वहां से जाते देख कबीर अपने हाथों की मुट्ठी बनाते हुए मन में बोला, अभी तो ये शुरुआत है, सिर्फ मेरे नजरों को देखकर तुम्हारी ये हालत है तो सोचो जरा, जब मैं अपना कहर बरसाऊंगा तुम सब पर तो क्या हाल होगा तुम सबका। वेट एंड वॉच, देखते जाओ मैं कबीर रानावत कैसे तुम सबसे गिन गिन कर बदले लेता हूं। ये कहते हुए कबीर का चेहरा एकदम सख्त हो गया था। कुछ देर में कबीर उस लॉन से बाहर आता है और जाकर अपने कार के पास उससे अपने बैंक टिका कर खड़ा हो जाता है। वहीं नंदिनी अंदर अपने मॉम डैड से मिल रही थी। वो अपने मॉम के गले लगकर फूट फूट कर रो रही थी। वहीं नंदिनी की मॉम उसे चुप करा रही थी, पर उनके भी आंसू नहीं रुक रहे थे। आखिर नंदिनी उनकी लाडली बेटी जो थी, वो बेटी जिसे वो अपने जान से भी ज्यादा प्यार करती थी। वहीं नंदिनी भी अपने मॉम डैड को बहुत प्यार करती थी। उनकी एक खुशी के लिए वो कुछ भी करने को हमेशा तैयार रहती थी। कुछ देर बाद नंदिनी अपने डैड के गले लगी और उनके गले लगकर भी रोने लग गई। पर उसके डैड नंदिनी को शांत कराते हैं और बोलते हैं, बेटा इतना रोते नहीं है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हें इतना अच्छा हस्बैंड मिला है, जो तुम्हारी अभी से ही इतनी केयर कर रहा है। शादी के बाद वो तुम्हारे लिए हमेशा खड़ा रहेगा। हमें पता है वो कभी भी हम लोगों की कमी तुम्हें महसूस नहीं होने देगा। अपने डैड की बात सुन नंदिनी थोड़ी उदास हो जाती है और फिर अपने मॉम डैड के चेहरे की तरफ देखते हुए बोलती है, चाहे कोई कितना भी मेरे लिए कर ले, पर आप दोनों की जगह कोई नहीं ले सकता। नंदिनी ये बात इसलिए बोल रही थी क्योंकि उसे पता था कि कबीर कभी भी उसे वो प्यार रेस्पेक्ट नहीं देगा और ना ही कबीर कभी भी उसे अपनी वाइफ का हक देगा। इस कारण नंदिनी को अपने डैड के पास सुन बुरा लगा था। थोड़ी देर बाद नंदिनी के मॉम डैड उसे अपने साथ लिए बाहर आए। बाहर कबीर अपने कार के पास खड़ा था। वही कबीर के दादाजी, उसके डैड और मेनका जी, यह सभी लोग वहां से अपने अपने कार में बैठकर जा चुके थे, क्योंकि उन्हें नंदिनी के वेलकम के लिए भी तैयारी करनी थी। बस कबीर अभी अपने कार के बाहर ही खड़ा नंदिनी का इंतजार कर रहा था। नंदिनी के डैड नंदिनी को साथ लिए कबीर के पास आया और उसके हाथ में अपनी बेटी का हाथ देते हुए बोले, बेटा मेरी बेटी का ख्याल रखना। अगर इससे कोई गलती हो जाए तो इसकी नादानी समझकर माफ कर देना। अभी वो बहुत नादान है, उसे कुछ भी ज्ञान नहीं है कि कहां कब और कैसे क्या करना है। ये बोलते हुए नंदिनी के डैड थोड़े भावुक हो गए थे। कबीर नंदिनी के डैड की बात सुन उनकी तरफ देखते हुए बोला, डोंट वरी, आप टेंशन मत लीजिए, मैं नंदिनी का पूरा ख्याल रखूंगा। मैं उसे किसी चीज की कोई कमी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। नंदिनी तो ये सुन शॉक्ड हो गई। वही नंदिनी के डैड तो ये सुनते हैं तो मुस्कुराते हैं और नंदिनी की मॉम को भी एक राहत सा महसूस होता है। कुछ देर बाद नंदिनी और कबीर दोनों ही कार में बैठ जाते हैं और कार वहां से रानावत मेंशन के लिए निकल जाती है। लेकिन कबीर ने यह भी नोटिस कर लिया था कि नताशा और रोहन इस बीच वहां कहीं नजर नहीं आ रहे थे। विपुल भी डर के कारण वहां से भाग चुका था। नताशा और रोहन को एक साथ वहां से गायब देखकर कबीर के होठों पर एक खतरनाक स्माइल आ जाते हैं। वो कार में बैठे तुरंत अपना फोन निकालकर किसी को मैसेज टाइप करके भेज देता है और फिर उसी तरह कुछ सोचते हुए कबीर के होठों के स्माइल गहरी हो गई। वहीं दूसरी तरफ शहर से बाहर एक छोटे से घर के अंदर एक रूम के एक वॉल पर टंगे एलईडी पर लाइव वीडियो चल रहा था। ये लाइव वीडियो कबीर की शादी का ही वीडियो था। उस एलईडी के सामने रखे मूविंग चेयर पर एक शख्स बैठा हुआ था, जिसकी आंखें बिल्कुल लाल थी और उसके चेहरे पर एक मास्क लगा हुआ था। उस शख्स की लाल निगाहें सामने लगे एलईडी की तरफ एकटक देखे जा रहे थे। वो शख्स उस एलईडी की तरफ देखते हुए बोला, मतलब कि मिस्टर कबीर रानावत, आखिर तुमने शादी कर ही लिया। नॉट बैड, अब मजा आएगा आगे का खेल खेलने में। ये कहते हुए उस मास्क मैन की होठों पर इविल स्माइल आ गए। उस मास्क मैन ने अपना फोन निकाला और उस पर कुछ सर्च करने के बाद एक नंबर निकालकर उस पर मैसेज टाइप करके सेंड कर दिया। मैसेज सेंड करने के बाद उस मास्क मैन के होठों की स्माइल और भी ज्यादा गहरी हो गई और उसकी निगाहें एक बार फिर से सामने वॉल पर लगे एलईडी पर ठहर गए। वही कार में बैठे कबीर का ध्यान एकदम से अपनी वाइफ नंदिनी पर गया, जो कि अपने सिर को नीचे झुकाए अभी भी सुबह कर रही थी। उसको इस तरह से रोता देखकर कबीर को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। कबीर जैसे ही अपने एक हाथ को नंदिनी की तरफ बढ़ाने लगा कि उसी समय उसके फोन पर एक मैसेज का नोटिफिकेशन आया। उस नोटिफिकेशन की आवाज सुनकर कबीर तुरंत अपना फोन चेक किया। उस पर आए मैसेज को देख कबीर के चेहरे के भाव तुरंत बदल गए और एकदम से उसके चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन दिखाई देने लगे। वो उस मैसेज को पढ़कर बोला,
ये कौन है जो मुझे शादी के लिए कांग्रेचुलेट कर रहा है? ये कहते हुए कबीर उस नंबर को बड़े ही गौर से देखने लगा। जब उसे कुछ समझ नहीं आया तो वो तुरंत उस नंबर पर कॉल कर दिया, लेकिन वो नंबर बंद बता रहा था। ये सुनकर कबीर खुद से बोला, आखिर ये शख्स कौन है जिसने मुझे मैसेज किया और वो शख्स मुझे कांग्रेचुलेट क्यों कर रहा था? क्या वो कोई मेरा रिलेटिव्स है जो मेरे शादी के लिए मुझे मुबारकबाद दिया है, या फिर कोई और कारण है? और अगर वो कोई रिलेटिव्स होता तो मैसेज करने के बाद इस तरह से फोन ऑफ क्यों करता? इस तरह के कई सवाल कबीर के मन में चल रहे थे। वो जल्दी से एक नंबर डायल किया। दूसरी तरफ कुछ रिंग्स जाने के बाद कॉल पिक हुआ तो कबीर अपने भारी आवाज में बोला, मैं तुम्हें एक नंबर सेंड कर रहा हूं। तुम अभी के अभी इस नंबर से जुड़ी सारी इंफॉर्मेशन मुझे निकाल कर दोगे। दूसरी तरफ से कुछ कहा गया जिसे सुनकर कबीर बिना कुछ बोले तुरंत कॉल कट कर दिया। कबीर कुछ सेकंड के लिए अपनी सोच में गुम हो गया था। अचानक से कबीर का ध्यान एक बार फिर से नंदिनी पर गया और वो देखा कि नंदिनी अब तक रोते रोते ही सो गई है और उसका सर कार चलने से बार बार इधर उधर झूल रहे हैं। ये देखकर कबीर डर गया कि कहीं नंदिनी के सिर पर चोट ना लग जाए। वो एकदम से नंदिनी की कमर में हाथ डाला और उसे अपनी तरफ खींच लिया। कबीर नंदिनी के सिर को बड़े ही आराम से अपने कंधे पर रख दिया। फिर कबीर नंदिनी के चेहरे की तरफ देखने लगा। कबीर नंदिनी को इतने पास से देखकर मुस्करा उठा। उसकी काली गहरी निगाहें नंदिनी के खूबसूरत चेहरे पर ही ठहर गए थे। उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कबीर की नजरें एकदम से नंदिनी की होठों पर चले गए। नंदिनी के सॉफ्ट गुलाबी होठों को देख कबीर के दिल की धड़कनें बढ़ गए। वो नंदिनी के चेहरे में पूरी तरह से खो गया। तभी नंदिनी के हाथ कबीर के सीने पर आकर लगे। नंदिनी नींद में ही कबीर को कसकर पकड़ ली थी। ये देखकर कबीर हैरान हो गया और इस बार उसके दिल की धड़कनें किसी एक्सप्रेस की तरह तेजी से दौड़ने लगे। वो खुद को कंट्रोल करते हुए बोला, उफ, ये लड़की मुझे सेड्यूस करने का एक भी मौका नहीं छोड़ती। ये कहते हुए कबीर गहरी गहरी सांस लेने लगा। वो अभी कार में कुछ नहीं करना चाहता था, क्योंकि कबीर इतना तो जान गया था कि अगर अभी वो कुछ करेगा तो वह खुद को कंट्रोल नहीं कर पाएगा और फिर कहीं उससे नंदिनी की नींद ना खराब हो जाए। इसलिए वो खुद के अंदर के डिजायर्स को कंट्रोल करने लगा। पर वो जितना खुद को कंट्रोल करता उतना ही उसके अंदर की इच्छाएं बढ़ती जा रही थी। कबीर जब खुद को रोक और नहीं पाया तो वो एकदम से नंदिनी के चेहरे की तरफ झुकते हुए नंदिनी के गाल पर अपने एक हाथ रख उसके फोरहेड पर प्यार से किस करते हुए बोला, जितना मुझे तड़पा रही हो ना तुम बीवी, इन सबका मैं बदला नहीं लिया तो मेरा नाम कबीर राणावत नहीं। ये कहते हुए कबीर के होठों पर एक डेविल स्माइल आ गए।